हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि एसएससी क्या होता है, एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एसएससी में जो पोस्ट होती हैं उनकी सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन वो क्या मांगते हैं। बहुत से बच्चों के ये सवाल होते हैं और बच्चों को नहीं समझ में आता है। पहले तो नहीं समझ में आता एसएससी क्या है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि एसएससी में कुछ एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, उन एग्जाम्स में भी आपको अलग अलग पोस्ट मिलती हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है और हर एक एग्जाम की उसमें एक अलग वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं पहले कि एसएससी क्या है, एसएससी में आपको कहां पर जाकर जॉब मिलती है। एसएससी एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब है, टोटली गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर आपको जॉब मिलती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एसएससी की फुल फॉर्म आप सबको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जब बच्चा एसएससी देखता है तो सबसे पहले फुल फॉर्म ही देखता है कि शायद फुल फॉर्म से कुछ समझ में आ जाए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी नाम से पता चल रहा है कि क्या करता है, स्टाफ को रिक्रूट करता है। ठीक है, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। देखो क्या है, government that conducts recruit exam for various posts in various department and ministries। अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके लिए भी तो लोग चाहिए ना कि काम करें। वो कहाँ से करते हैं, एक एग्जाम लेते हैं और हम में से ही वो कुछ लोग गिने चुने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, एसएससी इज कंसिडर्ड अ मेजर बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्या है, सबसे क्या है, मेजर बॉडी कहलाती है एसएससी। एसएससी में लगभग आप क्या करते हो, एसएससी में लगभग 50 से ज्यादा पोस्ट क्या है आपकी दी जाती हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेजर बॉडी कहते हैं गवर्नमेंट की सिलेक्शन के लिए। देखो यहाँ पर आपको प्रोफाइल मिलती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि एक्साइज में मिलेगी, कस्टम में मिलेगी, कस्टम ड्यूटी में मिलेगी आपको, ठीक है, ऑडिट में मिलेगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसमें आपको जॉब प्राप्त होती है। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। हर पोस्ट का हर एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है। जैसे एसएससी सीजीएल होता है, जैसे सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, सीपीओ होता है, इन सब का एग्जाम पैटर्न अलग होता है। हर अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं। किसी में डायरेक्ट क्या होता है, सिर्फ प्रीलिम्स मेंस होता है, किसी में इंटरव्यू भी होता है, किसी में फिजिकल भी होता है। तो जिसमें जैसे रिक्वायरमेंट होती है, किसी में जैसे स्टेनोग्राफर का है तो आपको क्या आनी चाहिए, स्टेनोग्राफर का आपको क्या आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो किस चीज पे डिपेंड होती है, एक तो पोस्ट पे डिपेंड करती है आपकी, ठीक है, कि आप किस पोस्ट पे हो, किस प्रोफाइल पे हो। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज कि आप कौन से शहर में हो या गांव में हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, खर्चे ज्यादा होते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी सी अप होती है वहां पर। कहीं गांव होंगे, टाउन में होंगे, नॉर्मल से शहर में होंगे जहां पर इतने खर्चे नहीं है, वहां पर आपको सैलरी थोड़ी सी सैलरी स्लैब वहां पर हल्का सा कम करके दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जॉब किसमें मिलती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पर आपकी दी जाती है। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम कौन कौन से एसएससी कराता है। एसएससी यहाँ पर देखो, एक तो कराता है आपका सीजीएल का एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो काफी बड़ा एग्जाम होता है। काफी मात्रा में बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं और इसे क्रैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछले साल हमने देखा था वैकेंसी काफी अच्छी आई थी। इस साल हमने देखा कि वैकेंसी कम रह गई है, बट कम नहीं कह सकते, बट पिछले साल से तो कम ही रह गई, क्योंकि पिछले साल वैकेंसी बहुत ही अच्छे नंबर में आई थी। यहाँ पर अगला देख लेते हैं, यहाँ पर आपके आ गया है जूनियर इंजीनियर एग्जाम, जेई एग्जाम। ये आपका किसके बेस पे होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। ये आपका जेई का एग्जाम होता है। यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, इस बेस पर आपकी जॉब लगती है। अलग अलग स्ट्रीम में, किसी ने इलेक्ट्रिकल से, किसी ने सिविल में, किसी ने मैकेनिकल से, इस तरीके से आपकी जॉब होती है। यहाँ पर देखो एमटीएस की है, मल्टीटास्किंग एग्जाम, सबसे कम एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम ये होता है। आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओ का एग्जाम होता है, बहुत ही रेप्यूटेड से जॉब है। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, ये 12th के बाद देते हैं बच्चे। आगे देख लेते हैं, जनरल ड्यूटी एग्जाम फॉर कांस्टेबल, ये जीडी का एग्जाम होता है, कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम। ये सारे एग्जाम कौन कराता है, आपका एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी एक बॉडी है जो ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल की। सबसे पहले
देखो एसएससी सीजीएल क्या है, देखो क्या लिखा है, एनुअली होता है, हाँ ठीक है, एनुअली होता है। किस लिए? स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के को की वैकेंसी पोस्ट फिल करने के लिए एग्जाम हर साल गवर्नमेंट कराती है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सीजीएल की है वो आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है। जो बंदा एग्जाम देना चाहता है, आप में से जो भी सीजीएल का एग्जाम देना चाहता है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम एज क्या है। मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से अगर आप ऊपर होंगे तो ये एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी क्या मैक्सिमम एज लिमिट है? मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर आपकी 32 साल। किसके लिए? CPWD के लिए। आगे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी आ गई है, सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट सैलरीज होती हैं, यहाँ पे आपकी सीजीएल में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। 8 लेवल है। लेवल 8 पे आपको कितनी सैलरी दिख रही है? 47,600 से लेके 1,51,100 तक का सैलरी स्लैब आपको देखने के लिए मिल रहा है। सैलरी आपकी इसके बीच में रहती है। इसमें पोस्ट आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये 2 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलती हैं लेवल 8 में। फिर आते हैं लेवल 7 में, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देखने को मिल रही है। देखिए, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में आ गया है ये, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री से ये क्या करते हैं? हायर करते हैं बच्चों। दूसरा आपकी असिस्टेंट की जॉब होती है। तीसरा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT की जॉब होती है, जो कि आपके हो गए हैं लेवल 8 में। इसकी सैलरी आपको दी गई है 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में इसका सैलरी स्लैब होता है। आगे देखो, ये सारी पोस्ट भी आपकी किस में आ रही है? लेवल 7 में, लेवल 7 में ही आ रही है, ठीक है। ये है आपकी सारी हो गई है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर CBI से, ठीक है। अब देखो लेवल 6 के बाद बात कर रहे हैं, कम होती जा रही है सैलरी, दिख रहा है कम हो रही है सैलरी हर लेवल के साथ। लेवल 6 में आपकी 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगी आपकी सैलरी। इसमें आपको पोस्ट दिखाई दे रही है, असिस्टेंट की पोस्ट है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ये आपकी क्या है? पोस्ट दी गई है लेवल 6 में। लेवल 5 में देखो, ये कुछ पोस्ट है ऑडिटर की, अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की, और इसका आपको पे जो दिया गया है वो दिया है 29,200 से लेके 92,300 के बीच में। आगे देख लेते हैं एसएससी, यहाँ पर लेवल 4 की बात कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी कितनी दी है? 25,500। देखो घटते घटते कहाँ तक आ गई है, 25,500 से 81,100 के बीच में रहेगी। क्या कौन कौन सी पोस्ट है आपकी देख लेते हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री अदर देन CS कैडर्स, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी आपको दी गई हैं इसमें पोस्ट। आगे बात कर लेते हैं, ये आपका आ गया है SSC JEE एग्जाम, ठीक है। ये SSC JEE एग्जाम है, ये आपसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल की, आपके पास इंजीनियरिंग की क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। देखो, इस कंडक्टेड एवरी ईयर, हर साल होता है, तो हमें पहले ही पता है कि SSC अपना एग्जाम हर साल कराता है, ठीक है। अब किस एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट का किस में होती है आपकी? अगर ग्रुप बी में होंगी, ग्रुप बी में आपकी अगर देखेंगे तो कितनी है? नॉन गैजेटेड होंगी। इन लेवल 6 ₹35,400 से 1,12,400 का आपका पे रहने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? मस्ट हैव अ मैक्सिमम एज ऑफ 30 years फॉर ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द CPWD डिपार्टमेंट,
ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज दी है आपको 30 साल दी है, और CPWD के लिए क्या दी है आपकी 32 साल उम्र दी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो जेई की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट स्ट्रीम में पोस्ट हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होनी चाहिए, इंजीनियरिंग अलग अलग स्ट्रीम से आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल में है तो आपका क्या होना चाहिए, CPWD BE होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, किसी रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड किससे, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। ठीक है, यहाँ पर देखो जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल वाटर कमीशन BE होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसी तरीके से ये आपकी सारी पोस्ट दी गई हैं, और जो जो भी पोस्ट हैं उनकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है। आगे बात कर लेते हैं, MTS की बात आ गई है। ठीक है, ये बहुत मतलब जो 10th करके बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है। 10th के बाद ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें एक लिमिटेड एज भी आपको दे दी है 27 साल। ठीक है, SSC ये क्या है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, वो तो SSC है ही। ठीक है, तो MTS क्या, सब पूरा SSC ही नेशनल लेवल का एग्जाम आपका है, जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसमें कौन सी आपकी आती है, जनरल ग्रुप C, सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से ग्रुप की आती है, ग्रुप C की पोस्ट इसमें आती है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। जब ये एग्जाम आए तो आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पर। यहाँ पर आपको मिनिमम एज क्या दी है, देखो यहाँ पर मिनिमम एज दी है 18 साल, और अपर एज आपको दी है 25 साल। ठीक है, फॉर फ्यू पोस्ट, और कुछ पोस्ट आपकी क्या है 27 साल, कुछ पोस्ट के लिए आपकी एज 27 दी है मैक्सिमम, और कुछ पोस्ट के लिए आपको क्या दी है, मैक्सिमम एज आपकी 25 दी गई है। बेसिक पे की बात करेंगे तो 18,000 पर मंथ आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। कहाँ तक, 22,000 तक, 18,000 से 22,000 के बीच में आपकी क्या होगी, सैलरी MTS में बनी जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं MTS की पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो ऐसे MTS की ये सारी आपकी पोस्ट होती हैं, ये सब ग्रुप C में आती हैं। पोस्ट देखेंगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस प्यून, लाइब्रेरी क्लर्क, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, केयर टेकर, क्लीनर, स्टोर कीपर, स्वीपर, डिलीवरी बॉय, हाउस कीपिंग स्टाफ, लिफ्टर, हेल्पर, गार्डनर, ये सारी जो आपकी पोस्ट होती हैं ये MTS में होती हैं। इसका एग्जाम आप 10th के बाद दे सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज इसकी 25 है, और कुछ पोस्ट में इसकी 27 है। पोस्ट के अकॉर्डिंग हम फॉर्म भरेंगे अपनी एज को कंसिडर करते हुए। यहाँ पर CPO की बात कर लेते हैं। CPO एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, अगर किसी को मिलती है तो मतलब बल्ले ही बल्ले हैं, खुशी ही खुशी है। ठीक है, क्योंकि एक तो रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, रेस्पेक्ट इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक रेप्यूटेड जॉब तो ये है ही। देखते हैं, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हेन यू गेट सिलेक्टेड थ्रू SSC CPO एग्जाम, जब आप SSC CPO एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होते हो तो क्या होता है, यू विल बी अपॉइंटेड एज अ सब इंस्पेक्टर। आप या तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट होते हो विद ईदर दिल्ली पुलिस के उसमें, या फिर CAPF में आप लगते हो, और एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, या फिर सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लगते हो किसमें, CISF में। ठीक है, CAPF इज अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल आर्म फोर्स। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल आर्म फोर्स भी ये कहलाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, आपको CPO के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एज लिमिट इसमें क्या दे दी है आपको, एज लिमिट इसमें 20 से 25 साल दी गई है। ठीक है, 20 से 25 साल इसमें आपको एज लिमिट दी गई है। आगे देख लेते हैं, देखो
यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको 35,400 से लेके 47,496 के बीच में दी जाएगी। यहाँ पर देखते हैं ग्रॉस में क्या लिखा है, ग्रॉस सैलरी। सो द इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, 41,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। इन हैंड मतलब सब कटाने के बाद आपके पास जो हाथ में पैसा आएगा खर्च करने के लिए वो कितना मिलेगा, 41,000 के लगभग आपको आराम से सीपीओ में पैसा मिल जाएगा। अब सीपीओ की पोस्ट देख लेते हैं। देखो क्या क्या पोस्ट दी गई है, किस किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है। एक तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर, सशस्त्र सीमा बल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गई है हमारे सीपीओ की बात। आगे बात कर लेते हैं सीएचएसएल के बारे में। ये भी आप आराम से 12th के बेस पर दे सकते हैं। अगर आपके पास 12th की डिग्री है, 12th आपने कर लिया है, तो आप सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं। लेवल भी एग्जाम का कुछ ज़्यादा खास नहीं आता, जिसकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी जनरल अवेयरनेस, तो ये अगर आपके तैयार हैं तो आप इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चंस इसके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी फुल फॉर्म आपको दे दी गई है। फुल फॉर्म दे दी गई है आपको, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल की आपकी फुल फॉर्म दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो 12th, जो मैंने आपको बोला था कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 17 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए, जो भी सीएचएसएल का एग्जाम देना चाहता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की, कि सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती हैं। तो देखो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जॉब जो है, पोस्ट जो है वो मिलती है, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे जेई हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो। ठीक है, जैसे आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट दी जाती है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डीईओ, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी जॉब आपको सीएचएसएल में दी जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं और कौन सा एग्जाम है हमारा। यहाँ पर है हमारा कांस्टेबल जीडी। ठीक है, जीडी का एग्जाम होता है। जीडी के एग्जाम में क्या होता है, देखो एनुअली होता है, हर साल होता है। ठीक है, एलिजिबल पर्सनल इन वेरियस, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री में ये लोग पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, 10th की डिग्री होनी चाहिए, कहाँ से, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से 10th की डिग्री होनी चाहिए। ये भी आप 10th के बेस पर इसका एग्जाम भी आराम से दे सकते हैं। बेसिक पे क्या होती है कांस्टेबल की, 21,700 है। अलोंग विथ क्या क्या होता है साथ में बेसिक पे के, कैंडिडेट्स विल बी रिसीविंग अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस होता है आपका, हाउस रेंटल अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवल अलाउंस होता है। इस तरीके के आपके क्या टोटल मिलाकर आपको कितनी हो जाती है, 33,000 या 34,000 के करीब आपकी सैलरी बन जाती है। किस में, आपके जीडी में, कांस्टेबल के जॉब में। और 10th के बाद आप इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। पोस्ट कौन कौन सी होती है जीडी में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पोस्ट आपकी कौन कौन सी हैं, कांस्टेबल जीडी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में, और किसमें है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, असम राइफल्स एआर, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। तो इन सब में आपकी, इन सारे सेक्टर्स में, इन सारे डिपार्टमेंट में आपकी क्या लगती है, कांस्टेबल की जॉब लग जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। ये आपके स्टेनोग्राफर की जॉब होती है, ये भी आपकी एनुअल ही कराई जाती है। इसमें आपकी क्या होती है, देखो बोल रहा है, एग्जामिनेशन फॉर स्टेनोग्राफर इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू रिक्रूट एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ग्रेड सी एंड ग्रेड डी लेवल। ग्रेड सी और ग्रेड डी लेवल के लिए इन्हें क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। ये लोग कहाँ काम करते हैं, जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं, उसमें आपको टाइपिंग का काम देखने के लिए मिलता है, तो वो कौन करता है, ये स्टेनोग्राफर करते हैं। मिनिस्ट्री में होता है, आपके कोर्ट में होता है, इन सारी जगहों पे कौन किसको कौन मतलब काम करता है, स्टेनोग्राफर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आपका कैंडिडेट्स क्या होना चाहिए, उनके पास 12th होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड, वो एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। ठीक है,
सैलरी अगर देखेंगे हम तो सैलरी क्या होती है, सैलरी यहाँ पर होती है फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉयज अराउंड 14,000 और 7,500। ठीक है, तो ग्रेड डी के लिए सॉरी ग्रेड सी के लिए कितनी होती है 14,000 और ग्रेड डी के लिए होती है आपकी 7,500। ये होती है आपकी स्टेनोग्राफर की जॉब। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे ही एग्जाम एसएससी के कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम आपके कंडक्ट कराता है, आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी और आपकी जो सैलरी है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के बेस पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना है और आप किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। जब आपको ये पता चलेगा तो आप सिलेबस पे जाएंगे कि आपको जो एग्जाम देना है आखिर उसका सिलेबस क्या है। तो अगली बार मैं लेकर आऊंगी आपके लिए सिलेबस सारे ही एग्जाम का, कि कौन से एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से आपको तैयार करना है कि 6 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर सको। एसएससी बहुत तेजी से चल रहा है, पिछले साल भी पेपर आए थे, इस साल भी सारे पेपर करा दिए और इसी साल में लगता है कि सारी की सारी क्या होगी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। ठीक है, प्रीलिम्स भी देखो सीजीएल का हो गया था आपका जुलाई में और अब आपका मेंस भी हो जाएगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में जब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।